हेलो दोस्तों, नमस्कार, राधे राधे। मैं डी.के. व्यास एक बार पुनः व्यास एजुकेशन हब के इस मंच पर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम फिर से कक्षा 10 की पुस्तक जो समकालीन भारत है, जो भूगोल से संबंधित उसमें पाठ्यक्रम दिया हुआ है, उसमें जो अध्याय 2 है वन्य जीव संसाधन, इसके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने इससे पिछला वाला अध्याय 1 पढ़ा था, संसाधनों का विकास। क्या पढ़ा था? संसाधनों का विकास। और आज दोस्तों हम पढ़ने वाले हैं वन एवं वन्य जीव संसाधन। ठीक है, क्या होते हैं वन और वन्य जीव संसाधन, क्या है, आज इनकी महत्वता कितनी है और किस प्रकार से इनका ह्रास हो रहा है, इसके बारे में हम अध्ययन करने वाले हैं। दोस्तों, हम देखें इस प्रकृति पर बहुत सारे ऐसे सूक्ष्म वन्य जीव निवास करते हैं। ठीक है, जैसे छोटे छोटे आपने देखा होगा, चींटी हो गई, चींटी, छोटे छोटे बैक्टीरिया जीवाणु हो गए, इसके अलावा जोंक से लेकर आपने देखा है बड़ा जो जीव है उसमें अपन देखे वैल और हाथी, ऐसे विशालकाय जीव हमारे यहाँ निवास करते हैं, हमारी प्रकृति में निवास करते हैं। ये पूरा आवास एक प्राकृतिक संरक्षित धरोहर के रूप में हमें दिखाई पड़ता है। हम देखें दोस्तों, जो हमारी जो प्रकृति है, हमारी जो पृथ्वी है, बहुत सारी जैविक विविधताओं से भरी पड़ी है। हमने देखा यहाँ बहुत सारी ऐसी जैविक विविधताएं हैं जिनके कारण से हम एक दूसरे के साथ क्या है, संबंधित हैं। तो हमारा पारिस्थितिक तंत्र आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। हमने साइंस की पुस्तक में पढ़ा है कि यदि पारिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ होता है तो प्रकृति पर असंतुलन की स्थिति उत्पन्न नहीं होती है। दोस्तों, हमने देखा है कि हम प्रत्येक जीवधारी जो भी इस पृथ्वी पर निवास कर रहा है उसे किसी न किसी प्रकार के आयाम की आवश्यकता होती है। जैसे देखिए, जीव को जीवित रहने के लिए वायु की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, पीने के लिए जल की आवश्यकता पड़ेगी, खाने के लिए जो मृदा हमें क्या अनाज उत्पन्न करके देगी, प्रकाश, हमें रोशनी के लिए प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी। तो हमने देखा कि जो हमारा जो प्रकृति है, हमारी प्रकृति में जितने भी आयाम है वो आपस में एक दूसरे के बीच में क्या बनाते हैं, समन्वय बना करके कार्य करते हैं। यदि हम देखें दोस्तों, इस प्रकार से यदि एक ही जीव है उसकी मात्रा बढ़ती चली जाएगी तो प्रकृति में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। तो इससे बचाए रखने के लिए हमें प्रकृति में संतुलन की आवश्यकता होती है। तो हम देखें दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे वन और वन्य जीव संसाधन। दोस्तों, आज हम देख रहे हैं प्रकृति पर बहुत सारे प्रकार के जो वन है वो आज विलुप्त प्राय हो गए हैं, और बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जिनको आज विलुप्त प्रजाति के रूप में देखा जाता है, अर्थात वो बहुत कम देखने को मिलते हैं। दोस्तों, हम बात करें बाघों की, हमारे यहाँ जो 1973 के जो सर्वे किए उन अधिकारियों ने आज 2019 की स्थिति को देख करके ये कहा है कि पहले 80,000 बाघ हुआ करते थे और आज 1873 बाघ रह गए हैं। तो दोस्तों, क्या है, बहुत कम ऐसी स्थितियाँ उत्पन्न हो गई है कि हमारे जो यहाँ वन्य जीव हैं उनकी मात्रा क्या हो गई, कम हो गई है। तो इनको बचाने के लिए हमें किस प्रकार के उपाय करने चाहिए और किस प्रकार से हमें पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने का कार्य करना चाहिए। अब दोस्तों, हम बात करें, आपके आसपास में आप देखते होंगे बहुत प्रकार के पेड़ पौधे, बहुत प्रकार के वन्य जीव, ठीक है, और बहुत सारी वनस्पतियाँ आपको देखने को मिलती है। तो आपने देखा होगा दोस्तों कि जो ये वनस्पतियाँ हैं और ये वन्य जीव हैं जो हमारे आसपास हमें दिखाई देते हैं, इनके कारण ही प्रकृति में एक शब्द चलता है, उसकी मात्रा हमें दिखाई पड़ती है, जिसे कहते हैं हम जैव विविधता। क्या दोस्तों? जैव विविधता अर्थात जितने प्रकार के जीव जंतु निवास कर रहे हैं, कितने प्रकार के पेड़ पौधे हैं, उनको लेकर के जो बनी विविधताएं हैं उसे ही कहा जाता है जैव विविधताएं। अर्थात जीव जंतु के कारण उत्पन्न अनेक प्रकार की विभिन्नताएं जैव विविधता का अंग मानी जाती है। हम देखें दोस्तों, जो भारत है, भारत दुनिया का सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला देश है। भारत दुनिया का सबसे समृद्ध जैव विविधता वाला देश है। यहाँ लगभग विश्व की 8% जैव विविधता केवल भारत में विद्यमान है। विश्व की कितनी? विश्व की 8% जैव विविधता केवल कहाँ विद्यमान है? भारत में। कहाँ विद्यमान है दोस्तों? भारत में विद्यमान है। अर्थात भारत एक बहुत बड़ा जैव विविधता को कायम रखने वाला बहुत बड़ा देश है। यहाँ की जो परिस्थिति है उसको हम देखें तो लगभग हमारी जो जैव विविधता है इसमें विश्व की लगभग बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, और इसका 8% मैंने कहा, और ये 8% लगभग कितना, 16 लाख जीव हमारे यहाँ पाए जाते हैं। 16 लाख प्रकार के जीव हमारे यहाँ पाए जाते हैं। अभी जिनके बारे में हम किसके बारे में, केवल जातियों के बारे में बात कर रहे हैं। 16 लाख प्रकार की जातियों के जीव पाए जाते हैं। अब इनकी उपजातियाँ देखें
कि एक ही प्रकार का पक्षी है, उसकी दो दो जातियां हैं, तो ऐसी उपजातियों को छोड़ करके हम गणना कर रहे हैं कि कितने, लगभग 16 लाख से अधिक जातियां हमारे यहाँ पाई जाती है। दोस्तों कितना, विश्व का लगभग 8% जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, अकेले भारत में पाई जाती है। दोस्तों हम देखें कि हमें क्या करना है, इस जैव विविधता को बनाए रखने के लिए और प्रकृति में संतुलन स्थापित करने के लिए हमें क्या करना है, इस वन्य और वन्य जीवों का संरक्षण करना है। क्या करना है, इन वनों का और वन्य जीवों का संरक्षण करना है। तो हम दोस्तों देखें कि हमारा जो दैनिक जीवन है, उस दैनिक जीवन में हम अनेक प्रकार की ऐसी औषधियाँ काम में लेते हैं, ऐसी लकड़ियाँ काम में लेते हैं जो कि हमें वनों से प्राप्त होती है, या बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जिनको हम काम में लेते हैं जो कि हमें कहाँ से मिलते हैं, वन्य जीवों से प्राप्त होते हैं। तो दोस्तों हमें इनको संरक्षण करने के लिए अनेक उपाय करने चाहिए। अब हम आपको बताते हैं दोस्तों कि जो अनुमान के आधार पर देखें तो भारत में लगभग कितना, 10%, भारत में लगभग 10% वन में जो पाए जाने वाली वनस्पतियां हैं वो कितनी है, भारत में लगभग 10% वन्य वनस्पति जात है। कितनी है, लगभग 10% के आसपास ये पाई जाती है, जबकि 20% स्तनधारी, कितने, लगभग 20% स्तनधारी जो जीव हैं दोस्तों, उनके लुप्त होने का खतरा मंडरा रहा है। अर्थात जो इन वनों में जो स्तनधारी जीव पाए जाते हैं उनके लगभग 20% स्तनधारी जीवों के लुप्त होने की स्थिति में वो आ गए हैं। किस कारण से दोस्तों, हम जिस एरिया में रह रहे हैं, हम देखें तो पूर्वोत्तर भारत में एक कृषि होती है झूमिंग कृषि, ठीक है। हमारे यहाँ जो आदिवासी इलाका है वहाँ एक कृषि होती है वालरा कृषि। तो इन कृषियों में क्या होता है, एक निश्चित जगह को काट करके वहाँ क्या करते हैं, निश्चित एरिया है वहाँ बहुत सारे वनों को काट देंगे और काट करके क्या करते हैं, वहाँ पर कृषि की जाती है। फिर वहाँ 2-3 साल वहाँ कृषि करते हैं, उसके बाद में अन्यत्र कहीं दूसरी जगह जाकर के वहाँ के वनों को काट कर फिर वहाँ कृषि करने का काम करते हैं। इस प्रकार से वनों का लगातार ह्रास हो रहा है। इस कारण जो वन्य जीव उस क्षेत्र में रहने वाले हैं उनका भी क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। इसलिए कहा गया है कि लगभग 20%, कितने, जो वन्य वनस्पति जात है उसका लगभग 20% जो जीव जंतु है जो कहाँ रहते हैं, वनों में रहते हैं, जो स्तनधारी हैं, उनके लुप्त होने की स्थिति में वो आ गए हैं। अब हम देखें कि जो स्तनधारी जीव हैं, इन स्तनधारी जीवों में बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं जो कि अब वर्तमान में विलुप्ति की कगार पर है, जिनमें हम देखें दोस्तों कौन कौन से हैं। एक तो चीता, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों क्या है, गुलाबी सिर वाला बतख, कौन सा, गुलाबी सिर वाला बतख। इसके अलावा दोस्तों हम देखें जो एक पहाड़ी कोयल आती है, कौन सी, पहाड़ी कोयल। इसके अलावा और दोस्तों देखें हम, वो है घास की अन्य किस्में हैं, घास की किस्में, ठीक है, महुआ की जंगली प्रजाति, कौन सी, महुआ की जंगली प्रजाति भी विलुप्ति के कगार पर है दोस्तों। इसके अलावा हम देखें जंगल में पाए जाने वाला चित्तेदार उल्लू, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसे स्तनधारी जीव हैं, कुछ ऐसी प्रजातियां हैं वनों की जो कि वर्तमान में विलुप्ति के कगार पर है। दोस्तों हमें इनका संरक्षण करने के लिए कुछ उपाय करने चाहिए। ये तो यहाँ की बात है दोस्तों। हम देखिए विश्व में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर बहुत सारी प्रजातियाँ क्या है, विलुप्त प्राय हो गई है, जिनको किसमें, रेड डाटा बुक में स्थान प्रदान किया गया है। अर्थात रेड डाटा बुक में वही प्रजातियों को शामिल किया जाता है जो कि लगभग अपनी समाप्ति की कगार पर हैं। तो दोस्तों हमने देखा कि जो विविधताएं हैं, विविधताओं को बनाए रखने और पारिस्थितिकी तंत्र को संतुलित बनाए रखने के लिए हमें इनका वन और वन्य जीवों का संरक्षण करना चाहिए। अब हम दोस्तों देखें जो विलुप्त होते हुए वन हैं उनकी स्थिति किस प्रकार से हमें दिखाई पड़ती है। दोस्तों हम देखें जो भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग द्वारा प्रत्येक 2 वर्ष बाद एक वन रिपोर्ट जारी की जाती है। उस वन रिपोर्ट के आधार पर हम देखें वर्तमान में भारत में लगभग कितना, 8,00,000, 2019 की रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, 8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर क्या है, वन है। भारत का जो कुल भूभाग है 32,27,2 उसके
8,07,276 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर वन है, जो कि भारत के कुल क्षेत्रफल का लगभग 24 पॉइंट कितना 56% हमें दिखाई पड़ता है। कितना दिखाई पड़ता है दोस्तों? 24.56% हमें दिखाई पड़ता है। अब इसमें भी बात करें दोस्तों, जो सघन वन है, कौन से वन? सघन वन दोस्तों। तो हम सघन वन देखें तो वो है 12.4%, जबकि हम देखें कौन से खुले वन, तो खुले वन है दोस्तों 9.56%, तथा मैंग्रोव वनों की बात करें दोस्तों, मैंग्रोव वन, तो मैंग्रोव वन है दोस्तों 0.15%, अर्थात कुल वनों का 12.4% तो सघन वन है और 9.56% खुले वन है, जबकि 0.15% दोस्तों क्या है? मैंग्रोव वन है। हम बात करें दोस्तों 2017 की अपेक्षा 2019 की जो वन रिपोर्ट है, की वन रिपोर्ट के मुताबिक जो सघन वन है, इन सघन वन का लगभग 3,976 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र बड़ा है। तो हम देखें दोस्तों कि जो सघन वन है, वो सघन वन पहले 12.4% थे, अभी 12.4% जो कुल वन क्षेत्रफल का है, उसमें हम देखें तो बढ़ोतरी 2017 की वन रिपोर्ट और 2019 की वन रिपोर्ट में हम तुलना करें दोस्तों, तो 3,976 वर्ग किलोमीटर का हमें जो वन ग्राफ है, सघन वनों का ग्राफ है, वो बढ़ता हुआ दिखाई प्रतीत होता है। तो पहले की अपेक्षा दोस्तों जो वन है, सघन वन, वो हमें बड़े हैं, अर्थात लोगों को जागरूकता का कुछ असर हमें दिखाई प्रतीत पड़ता है। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करें जो अंतर्राष्ट्रीय हमारा जो वन और वन्य जीव संरक्षण के लिए जो काम करता है उस संगठन ने वनों को कुछ भागों में वर्गीकृत किया हुआ है। तो हम बात करें संगठन की, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, जिसे हम IUCN कहते हैं। क्या कहते हैं? IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ IUCN ने वनों को कुछ भागों में विभाजित किया गया है, या इन प्रजातियों को या वन्य जीवों को कुछ वर्गों में विभाजित किया, जो कि जिस प्रकार से विलुप्ति के कगार है, उन विलुप्ति की कगार को देखते हुए इन्हें निम्न 6 भागों में वर्गीकृत किया गया है। पहले देखें दोस्तों हम सामान्य जातियाँ, कौन सी जातियाँ? सामान्य जातियाँ, जो बहुत सामान्य रूप से हमें चारों तरफ हमें दिखाई दी जाती है, वे जातियाँ हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए क्या मानी जाती है? सामान्य मानी जाती है। जिसमें हम आम देखते हैं कि जो पशु वगैरह होते हैं, प्रत्येक प्रकार के साल, चीड़ आदि, ये सामान्य प्रजातियों के अंतर्गत आते हैं। दोस्तों हम देखें नेक्स्ट, वो है संकटग्रस्त जातियाँ। कौन सी होती है संकटग्रस्त जातियाँ? कौन सी है? तो ये वे जातियाँ हैं जिनके विलुप्त होने का खतरा है। क्या है? विलुप्त होने का खतरा है, वो बहुत कम मात्रा में रह गई है, बहुत सीमित मात्रा में रह गई है, एक सीमित क्षेत्र विशेष तक सिमट कर रह गई है। इस कारण इन्हें संकटग्रस्त जातियां कहा जाता है। इनमें देखो दोस्तों कौन कौन से, एक तो काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडे, शेर, पूंछ वाला बंदर आदि ऐसी जातियां हैं जो संकटग्रस्त स्थिति में है। ठीक है। अब नेक्स्ट है दोस्तों, तीसरा प्रकार है वो सुभेद्य जातियाँ। सुभेद्य जातियों से तात्पर्य ये है दोस्तों कि इनकी संख्या अभी तक लिमिट मात्रा में है। ठीक है, अर्थात मध्यम प्रकार से देखें तो इनकी मात्रा सीमित है, लेकिन यदि इनका संरक्षण नहीं किया तो आने वाले समय में ये जातियाँ भी किसमें? संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ जाएगी। तो दोस्तों हम देखें इनमें नीली भेड़ कौन कौन सी है? एक तो नीली भेड़, गंगेय डॉल्फिन, एशियाई हाथी। तो इसमें दोस्तों नीली भेड़, गंगेय डॉल्फिन और एशियाई हाथी आदि पशु हमें देखने को मिलते हैं। दोस्तों हम नेक्स्ट चौथे की बात करें, वो है दुर्लभ जातियाँ। कौन सी जातियाँ? दुर्लभ जातियाँ। इनकी संख्या दोस्तों क्या है? बहुत कम है। क्या है? बहुत कम है या बहुत सुभेद्य है ये, अर्थात वही स्थिति है जो सुभेद्य जातियों की है। इनकी संख्या घट रही है, लेकिन यदि हमने संरक्षण नहीं किया, प्रकृति को बचा के नहीं रखा, तो ये भी किसमें? विलुप्त जातियों की श्रेणी में आ जाएंगी। अब दोस्तों नेक्स्ट बात करें स्थानिक जातियाँ, अर्थात स्थानिक जातियों से तात्पर्य है एक किसी क्षेत्र विशेष में पाई जाने वाली वे जातियाँ जिनको उन क्षेत्र विशेष के नाम से ही जाना जाता है। तो देखें जैसे अंडमानी टील, कौन सी प्रजाति है? अंडमानी टील। निकोबारी कबूतर, कौन सा? निकोबारी कबूतर। और अरुणाचल का मिथुन आदि, ये कौन सी है? स्थानिक जातियों का उदाहरण है, अर्थात ये स्थानिक विशेष में ही पाई जाती है। दोस्तों अब बात करें लास्ट लुप्त जातियों की, जिसे हम रेड डाटा बुक में शामिल जातियाँ भी कहते हैं। तो इनमें दोस्तों कौन कौन सी जातियाँ शामिल है? जब वन सर्वेक्षण रिपोर्ट द्वारा
यह सर्वे किया गया कि लुप्त जातियां कहाँ कहाँ निवास कर रही है और है भी नहीं, तो उनके रहवासों में उनकी अनुपस्थिति पाई जाने के कारण उसे लुप्त जातियों की संज्ञा दी गई। किसकी संज्ञा दी गई दोस्तों? लुप्त जातियों की संज्ञा, अर्थात वो उनके रहवासों में नहीं पाए गए। तो इनमें दोस्तों कौन कौन सी शामिल है? एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाली बतख आदि बहुत सारी ऐसे प्रजातियां हैं जो किसमें शामिल है? लुप्त जातियों की श्रेणी में शामिल है। दोस्तों हम एशियाई चीता की बात करें, यह इस विश्व की भूमि पर पाई जाने वाला सबसे भयंकर, सबसे तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव माना जाता है। दोस्तों कौन सा? सबसे भयंकर तेज दौड़ने वाला स्तनधारी जीव माना जाता है। ये एक विशेष प्रकार की जो बिल्ली होती है उसकी प्रजाति मानी जाती है। हम देखें दोस्तों, जो ये एशियाई चीता है, इस एशियाई चीता की रफ्तार देखें तो दोस्तों लगभग 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से क्या करता है? दौड़ता है दोस्तों। 112 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ता है। दोस्तों इसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, नाजुक स्थिति होने के कारण 1952 में ही इसे विलुप्त श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। कब विलुप्त श्रेणी में शामिल कर लिया गया दोस्तों? 1952 में इसे विलुप्त श्रेणी में शामिल कर लिया गया था। तो दोस्तों ये इस प्रकार से जो अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ है IUCN ने जो प्रजातियां हैं उनको प्रजातियों को निम्न 6 भागों में विभाजित किया था। दोस्तों एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे कि वे कौन कौन से कारण है या कौन कौन से घटक है जिनके कारण वनस्पति जाति व जो प्राणी जाति है उसका क्या हो रहा है? प्राणी जाति का ह्रास हो रहा है। क्या हो रहा है? ह्रास। तो दोस्तों इसके कारणों के बारे में हम चर्चा करेंगे। दोस्तों हमने हमारे आसपास देखा होगा दोस्तों, जो हमारे अधिकांश कार्य हैं वो वन से प्राप्त वस्तुओं से पूर्ण किए जाते हैं। जैसे हमने देखा होगा कुछ कार्य हैं वो लकड़ी से पूरे किए जा रहे हैं, कुछ कार्य जो पेड़ है उसकी छाल से पूरे किए जा रहे हैं, कुछ कार्य हैं जो पेड़ है उससे रबड़ बनाने के काम में उस पेड़ को लिया जा रहा है। या फिर हम देखें कि उस पेड़ से दवाइयाँ बन रही है, उस पेड़ से हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, उस पेड़ से हम चारा, खाद इत्यादि बहुत सारी वस्तुएं प्राप्त कर रहे हैं। तो अधिकांश जो वस्तुएं हैं हमें या तो वनस्पति जात से या प्राणी जात से ही प्राप्त होती है। तो दोस्तों हम देखें कि किस प्रकार से वन्य जीवन को हम नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जो हम अगर सीमित मात्रा में हमारी आवश्यकता के अनुसार इसको काम में ले तो दोस्तों वो उचित है, लेकिन हमारी आवश्यकता के अनुसार हम उसको काम में न लेकर हमारी आवश्यकता से भी बहुत ज़्यादा मात्रा में उसको काम में लेते हैं। इस कारण से ये वन्य जीव और वन्य जो जातियां हैं, प्रजातियां हैं, वो क्या हो रही है? आज विलुप्ति के कगार पर खड़ी है। दोस्तों संरक्षण करना हमारा दायित्व है। दोस्तों अब हम देखें कि जो वन हैं, इन वनों का सर्वाधिक ह्रास भारत के औपनिवेशिक काल में देखने को मिलता है। किसमें? औपनिवेशिक काल में। निवेशिक काल में दोस्तों इस औपनिवेशिक काल में अंग्रेजों द्वारा भारत में अनेक प्रकार की सड़कें और अनेक प्रकार की रेल लाइनों का निर्माण किया गया। इन रेल लाइनों के निर्माण और सड़कों के निर्माण के कारण बहुत सारे वनों को, बहुत सारे पेड़ पौधों को, बहुत सारी वनस्पतियों को नुकसान पहुंचाया है। दोस्तों हम देखें कि जो भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 1951, भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 1951, किसमें? भारतीय वन सर्वेक्षण रिपोर्ट 1951 से लेकर के जो लगभग 80 के बीच तक 1980 तक हुई, उसमें जो 1951 से 80 का दशक था, इस दशक में लगभग 26,000 कितनी दोस्तों? लगभग 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि, कितनी? 26,200 वर्ग किलोमीटर भूमि जो वन क्षेत्र से थी उसको किसमें? कृषि क्षेत्र में परिवर्तित किया गया। किसमें परिवर्तित किया गया? कृषि क्षेत्र में। कहाँ से? वन क्षेत्र से किसमें परिवर्तित कर दिया गया दोस्तों? कृषि क्षेत्र में परिवर्तित कर दिया गया। अर्थात हमने बहुत सारी मात्रा में लगभग इन 30 वर्षों में हमने जो वन क्षेत्र है इसको घटाकर लगभग 26,200 कम कर दिया। ठीक है दोस्तों। इसके अलावा देखें दोस्तों कि जो भारत का जो पूर्वोत्तर भाग है, जो हिमालयी प्रदेश है और जो जनजातीय क्षेत्र है, उन जनजातीय क्षेत्रों में जो झूमिंग कृषि अर्थात स्थानांतरित कृषि की गई, उस स्थानांतरित कृषि के कारण भी अनेक प्रकार के हमें वन्य जीव और वन जो संसाधन हैं उनकी कमी में ह्रास देखने को मिला। इसके अलावा दोस्तों और पॉइंट देखें
दोस्तों 1952 में नदी घाटी परियोजनाओं अर्थात बहुत सारी ऐसी नदी घाटी परियोजनाओं का विकास प्रारंभ हुआ, जिसके कारण बहुत सारे वनों को हमें काटना पड़ा और उस काट करके जो वो वन क्षेत्र था वहाँ की प्रजातियों को हमने नुकसान पहुँचाने का कार्य किया। दोस्तों 1952 की जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, उन नदी घाटी परियोजनाओं में लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर वन क्षेत्र को निम्नीकरण का शिकार होना पड़ा। कितना? लगभग 5000 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है जिस पर वन था, वो वन पूर्णतः क्या हो गए? समाप्त हो गए। इसके अलावा और बात करें दोस्तों हम कि जो नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र है, नर्मदा नदी घाटी क्षेत्र, तो दोस्तों इस नर्मदा घाटी क्षेत्र को विकसित करने के लिए यहाँ लगभग 4 लाख, कितना दोस्तों? 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल पर से वनों की कटाई की जा रही है। अर्थात जब ये इसका नर्मदा घाटी का जो कैचमेंट एरिया ये बढ़ जाएगा तो 4 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में जो फैले वन हैं वो क्या हो जाएंगे दोस्तों? जलमग्न हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? जलमग्न हो जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों हम देखें जो बंगाल में है, बंगाल जो टाइगर है, बंगाल टाइगर, कौन सा दोस्तों? बंगाल टाइगर। बंगाल में जो बंगाल टाइगर के रिजर्व के लिए बनाया गया है बक्सा टाइगर रिजर्व, ये डोलोमाइट के खनन के कारण खतरे में है। किसके कारण? खनन के कारण, डोलोमाइट के खनन के कारण ये जो बंगाल टाइगर है इसकी स्थिति क्या है? खतरे में हमें दिखाई पड़ती है। इसी प्रकार से दोस्तों बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जिस कारण से हमें बहुत सारे वन्य जीव और वन्य वनस्पति जात है उसका हमें ह्रास देखने को मिलता है। ये तो हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए हैं दोस्तों। इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जिन्होंने वन्य जीवों और वनस्पति को बहुत अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाने का कार्य किया है। दोस्तों हम देखें एक प्रकार से कहा जाता है कि जो ग्रामीण लोग हैं, ग्रामीण इलाके के लोग हैं, वो क्या करते हैं कि जो ईंधन के रूप में जो लकड़ी काम में लेते हैं उस कारण से वनों का बहुत अत्यधिक मात्रा में ह्रास हो रहा है। परंतु दोस्तों हम वास्तविक रूप से देखें कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो लोग निवास कर रहे हैं वो पूरे पेड़ों को थोड़े काटते हैं, वो तो केवल उसकी टहनियों को आदि को इनको यूज में लेते हैं। पूरी संपूर्ण पेड़ को वो नहीं काटते, लेकिन उन्हें फिर भी ब्लेम किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों वास्तविकता ये है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि ईंधन के रूप में पूरे पेड़ों को काटने का काम करते हैं तथा उनसे अपनी आजीविका के साधनों को अर्जित करने का प्रयास करते हैं। इस प्रकार से हम देखें दोस्तों कि जो भी वन्य जीव है अगर वो संकटग्रस्त स्थिति में है तो उनका संरक्षण के लिए सरकारों को उपाय करना चाहिए, या फिर कोई वनस्पति जात है जो संकटग्रस्त स्थिति में है तो उनके संरक्षण के लिए सरकारों को उपाय करना चाहिए। दोस्तों इसके आगे पढ़ेंगे हम, आगे एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। दोस्तों अभी हमने पढ़ा कि वनों को किस प्रकार से हमें संरक्षण करना चाहिए, वन संसाधनों और वन्य जीवों का। दोस्तों अब हम जो भारत में जो विविधताएं पाई जाती है उन विविधताओं को प्रभावित करने वाले अर्थात उनको जो संख्या है उनकी संख्या को कम करने वाले घटक कौन कौन से हैं, उन घटकों के बारे में हम बात करेंगे। दोस्तों जो पहला घटक है जो हमारी जैव विविधता को कम कर रहा है उसमें हम माने तो वन्य जीवों के आवासों का विनाश। दोस्तों अब मैंने पहले आपको बताया कि बहुत ज़्यादा मात्रा में हम क्या कर रहे हैं, वनों की कटाई कर रहे हैं। जब मैंने बताया कि जो हिमालयी प्रदेश है, जो आदिवासी लोग हैं, वहाँ स्थानांतरित कृषि की जाती है और बहुत बड़ी मात्रा में वनों को काटा जाता है। इस कारण से वनों का ह्रास हो रहा है और वहाँ उन वनों में रहने वाले वन्य जीवों को भी क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। अर्थात जहाँ वो निवास कर रहे हैं वहाँ से उनके आवासों को क्या किया जा रहा है, बहुत अत्यधिक मात्रा में विनाश किया जा रहा है। दूसरा पॉइंट बात करें दोस्तों वो है जंगली जानवरों का शिकार व आखेटन। हम क्या कर रहे हैं दोस्तों कि बहुत ज़्यादा मात्रा में लालची हो गया मनुष्य, और मनुष्य के लालची होने के कारण स्थिति ऐसी उत्पन्न हो गई है कि हम क्या कर रहे हैं, जंगली जानवर है उन जंगली जानवरों का शिकार कर रहे हैं और उनको बाजार में बेच करके हमारी आजीविका का उसी साधन बना लिया है। हम उनको बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या कर रहे हैं, उनका आखेट कर रहे हैं, जो कि क्या है, हमारी जैव विविधता को कम करने का काम कर रहा है। नेक्स्ट हम देखें दोस्तों वो तीसरा वाला जो कारक है वो पर्यावरणीय प्रदूषण। हम देख रहे हैं बहुत सारे पर्यावरण प्रदूषण के कारण वन्य जीवों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। हम देखते हैं कि हमारे आसपास पहले हम देखते थे बहुत प्रकार के जो पक्षी है, ठीक है, या वन्य जीव हैं बहुत अधिक मात्रा में हमें देखने को मिलते थे, लेकिन पर्यावरणीय प्रदूषणों के कारण संख्या है उनकी संख्या में धीरे धीरे क्या आई है, बहुत अत्यधिक मात्रा में कमी आई है। उस कमी का कारण बहुत सारे प्रकार के जो पर्यावरणीय प्रदूषण है, जैसे जल का प्रदूषण हो गया, ठीक है, मृदा प्रदूषण हो गया, वायु प्रदूषण हो गया,
इन सब के कारण जो वन्य जीव है और जीव जंतु हैं उनका क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है। दोस्तों उनमें देखें हम कौन कौन से पर्यावरणीय प्रदूषणों में हमने देखा है जो संसाधनों का क्या कर रहे हैं, असमान वितरण। संसाधनों का क्या पाया जाता है, असमान वितरण पाया जाता है, और उसका उपभोग हम क्या कर रहे हैं, अत्यधिक मात्रा में बेलिमिट कर रहे हैं, अर्थात हमारी कोई लिमिटेशन सी नहीं है। अत्यधिक मात्रा में हम संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, जिस कारण से संसाधनों का बहुत अत्यधिक मात्रा में ह्रास हो रहा है। तो इस ह्रास के कारण क्या हो रहा है, पर्यावरण प्रदूषण हो रहा है। ठीक है, अगर हम किसी चीज़ की हम जैसे बात करें कि आजकल घरों में फ्रिज और एसी अत्यधिक मात्रा में दिखाई देते हैं, तो फ्रिज और एसी से जो निकलने वाली गैसें हैं वो गैसें क्या करती है, हमारे पर्यावरण है उसको प्रदूषित करने का काम करती है। तो दोस्तों हम संसाधनों का असमान वितरण देखें। ठीक है, तो जैसे एक एग्जांपल है, जैसे सोमालिया देश है। सोमालिया कौन सा देश दोस्तों, सोमालिया। सोमालिया का जो एक व्यक्ति जितने संसाधनों का उपयोग करता है उससे 40 गुना संसाधन का उपयोग, कितना, 40 गुना संसाधनों का उपयोग केवल अमेरिका का एक आदमी करता है। तो कितने अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का ह्रास हो रहा है। आप देख सकते हो कि सोमालिया का एक व्यक्ति और अमेरिका का एक व्यक्ति उससे 40 गुना ज़्यादा क्या कर रहा है, संसाधनों का ह्रास कर रहा है, अर्थात इतने अत्यधिक मात्रा में संसाधनों का उपयोग कर रहा है, जो कि क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट बात करें पर्यावरण की असुरक्षा। पर्यावरण की असुरक्षा में हम बात करें दोस्तों कि हम पर्यावरण का किसी प्रकार से कोई संरक्षण नहीं कर रहे हैं। आपने देखा 1972 से लेकर अनेक प्रकार के पर्यावरण संरक्षण से जुड़े हुए हमारे यहाँ जो बहुत सारे देशों को एकत्रित कर पर्यावरण सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा जो सम्मेलन से आयोजित किए जा रहे हैं, उन सम्मेलनों का प्रमुख कारण ये है हमारे पर्यावरण को सुरक्षित रखना। लेकिन हमने देखा 1992 का जो पृथ्वी सम्मेलन है, ठीक है, पृथ्वी को बचाने के लिए अर्थात पर्यावरण सुरक्षा के लिए था, तो हम क्या कर रहे हैं कि हम जो पर्यावरण है उस पर्यावरण को असुरक्षित करने का काम कर रहे हैं। आज देखिए बहुत अत्यधिक मात्रा में क्या है, ऑक्सीजन गैस की कमी हमें देखने को मिलती है। क्या कारण है, हम पर्यावरण को क्या कर रहे हैं, प्रदूषित कर रहे हैं, उसकी सुरक्षा पर कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो पर्यावरण को असुरक्षा क्या है, पर्यावरण प्रदूषण का कारण है। नेक्स्ट है जनसंख्या वृद्धि दर। बहुत अत्यधिक मात्रा में जनसंख्या में वृद्धि होने के कारण जो संसाधन है उन संसाधनों का बहुत तीव्र गति से ह्रास हो रहा है, अर्थात उनकी जो ह्रास की दर है वो एक अचानक बहुत तीव्र गति से बढ़ गई है, जिस कारण संसाधनों का धीरे धीरे अभाव होता जा रहा है। इस कारण से भी पर्यावरण में प्रदूषण हमें देखने को मिलता है। नेक्स्ट देखें दोस्तों, जैव विविधता को कम करने वाले जो कारक हैं उन कारकों में है वनों में लगने वाली भयंकर आग। दोस्तों आपने सुना होगा कि अमेजन के जंगलों में आग लग जाती है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्रों में जहाँ अत्यधिक वन क्षेत्र होते हैं वहाँ पर हमें आग की खबरें देखने को मिलती हैं। तो अक्सर जो हमें वो खबरें मिलती हैं उन खबरों के कारण वनों का क्या हो रहा है, ह्रास हो रहा है, और वहाँ रहने वाले वन्य जीवों का भी ह्रास हो रहा है। तो दोस्तों जो वन में लगती है भयंकर आग, जिसे हम दावानल कहते हैं, इस दावानल के कारण भी क्या हो रहा है, हमारी जैव विविधता में कमी आ रही है। दोस्तों हमने पढ़ा भारत में जो जैव विविधता के प्रमुख कारण है वो कारक कौन कौन से हैं। ठीक है, तो इन सबको अपन देखें। तो असमान वितरण की बात कर रहे थे दोस्तों, तो हमारे यहाँ 5% जो अमीर लोग 5% जो अमीर लोग हैं वो 25% गरीब लोगों के बराबर संसाधनों का उपयोग कर रहा है। तो असमान वितरण, संसाधनों का क्या है, असमान वितरण भी हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों हमने बात की कि किस प्रकार से हम जैव विविधता के जो कम कर रहे हैं उन घटकों के बारे में हमने बात की है कि कौन कौन से घटक है जो हमें इनको प्रभावित करते हैं। दोस्तों अब हम बात करें कि जो हमारे किस प्रकार से जो जैव संसाधन है वो किस प्रकार से कम हो रहे हैं। दोस्तों हम बात करें एक हिमालयी यव, ठीक है, एक चीड़ का जैसा पेड़ होता है जिसे हम हिमालयी यव कहते हैं, जो हमारे पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है, पहाड़ी क्षेत्रों में पाया जाता है। दोस्तों पिछले कुछ वर्षों से जो हिमालयी यव है उसकी जो टहनियाँ है, उसका जो छाल है, ठीक है, उसकी पत्तियों से एक टक्सोल नामक दवाई का निर्माण किया जा रहा है। तो वो टक्सोल नामक जो दवाई है वो कैंसर के उपचार के लिए क्या है, उपयोगी है। हमने देखा है दोस्तों पिछले कुछ वर्षों में, गत 20-25 वर्षों में जो ये यव है, हिमालय यव, इसकी मात्रा घटकर बहुत कम हो गई है। ये विलुप्त प्राय वृक्ष हैं उनकी श्रेणी में आने लग गया है। तो दोस्तों हमें इस प्रकार से जो हमारे संसाधन है उन संसाधनों को केवल हमारी आवश्यकता के अनुसार ही काम लेना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, जो यव है, हिमालय यव, इससे टक्सोल जो दवाई है वो बना करके उसको अत्यधिक मात्रा में बाजार में सेल कर रहे हैं, जिसके कारण क्या है, इसकी मात्रा धीरे धीरे कम हो गई है। तो इसी प्रकार से और भी बहुत सारे ऐसे वन्य जीव हैं या प्राणी जात है या फिर
बहुत सारे वनस्पति जात है उन सब का ह्रास हो रहा है, परंतु वो हमारी दृष्टि में देखने को नहीं मिल रही है। ठीक है, इस कारण से क्या है, हमारी जो जैव विविधता है उसमें कमी हो रही है। एक बार दोस्तों आप इसको नोट कर लीजिए। अब हम बात करें जो संसाधनों के विनाश के कारण किस प्रकार की स्थितियां हमारे यहाँ उत्पन्न हो गई है। हमने देखा है दोस्तों, भारत में आधे से अधिक जो प्राकृतिक वन है वो लगभग क्या हो गए, विनाश की स्थिति में आ गए हैं। किसकी स्थिति में आ गए, विनाश की स्थिति में आ गए हैं। जबकि हमारे यहाँ जो 1/3 जलमग्न भूमि थी, कितनी, 1/3 जलमग्न भूमि, मग्न भूमि कितनी, 1/3 जो जलमग्न भूमि है दोस्तों वो पूरी तरह क्या हो गई है, सूख चुकी है। उस पर किसी प्रकार की कोई जल का अंश हमें दिखाई नहीं देता है। इस कारण हम कहते हैं ना कि हमारे यहाँ का जल स्तर क्या है, बहुत ज़्यादा नीचे जा रहा है। तो नीचे जाने का कारण दोस्तों क्या है कि जो हमारा जो वनस्पति है उस वनस्पति तथा जैव विविधता में कमी इसका प्रमुख कारण माना जाता है। और देखिए दोस्तों, जो हमारे यहाँ 70% जो धरातलीय जो जल क्षेत्र था, ठीक है, उस धरातलीय जो 70% जो जल क्षेत्र है, उस 70% जल क्षेत्र को हम देखें तो किसकी श्रेणी में आ गया, प्रदूषित जल की श्रेणी में आ गया है। तो ये किसके परिणाम है, ये जैव विविधता में कमी के हमें परिणाम देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों देखें हम कि बहुत अत्यधिक मात्रा में जंगली जानवरों का क्या कर रहे हैं, हम शिकार कर रहे हैं। और हमारे यहाँ जो विश्व में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली मैंग्रोव वनस्पति है, उस मैंग्रोव वनस्पति का लगभग हम 40% हिस्सा क्या कर चुके, खो चुके हैं। किस कारण से खो दिया दोस्तों, ये जैव विविधता के ह्रास के कारण ये सब परिणाम हमें देखने को मिले हैं। अब दोस्तों जो ये वन है और वन्य जीव है, ठीक है, इनका जो विनाश है ये केवल मानव जीवन के लिए ही नहीं है, क्योंकि साहब इससे केवल मानव जीवन का विषय है कि मानव जीवन को इसकी सुरक्षा के बारे में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है और ये समस्या संसाधनों के विनाश की है। ये किसके साथ जुड़ी हुई है, हमारी सांस्कृतिक विविधताओं के साथ जुड़ी हुई है। यदि ये वन्य जीव और ये वन बचे रहेंगे तो हमारी सांस्कृतिक विरासत भी क्या होगी, बची रहेगी। इसलिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, हम दोष देते हैं कि जो निर्धन समुदाय हैं, ठीक है, वो निर्धन समुदाय क्या करते हैं साहब दोस्तों, इन्होंने पेड़ों को काट करके ईंधन के रूप में काम में ले लिया। लेकिन वास्तविकता ये है कि जो निर्धन समुदाय है, उन निर्धन समुदाय का जो आर्थिक जो पक्ष था, वन और वन संपदा, ये धीरे धीरे क्या हो गई है, नष्ट हो गई है। हम केवल उन पर पूरी तरह से ब्लेम लगाने का ही कार्य कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि उनके पास अब किसी प्रकार के कोई आर्थिक जीविका का साधन नहीं बचा है। वो लोग पूरी तरह पेड़ों को थोड़ी काटते हैं दोस्तों, वो उनकी पत्तियों से, उनकी जो छाल होती है उससे, उनकी टहनियों को काट करके पूरा पेड़ नहीं काटते। इनसे क्या करते हैं, आजीविका चलाने का काम करते थे। दोस्तों हम देखें कि ये समुदाय लोग जो कि इससे औषधियाँ प्राप्त करते थे, ठीक है, इनको बाजार में बेचकर इनको आजीविका प्राप्त होती थी। इन वनस्पति जात व जो वन्य जीव हैं, इनके ह्रास के कारण इनके आर्थिक जीवन पर भी बहुत गहरा प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। दोस्तों जो ये आदिवासी समुदाय हैं जो वनों पर निर्भर थे या वन्य जीवों पर या वन्य जीवों से प्राप्त वस्तुओं पर निर्भर थे, अब इनकी स्थिति बहुत बुरी हो गई है। दोस्तों इनकी जो महिलाएं हैं, इनकी महिलाओं का भार पहले से 10 गुना बढ़ गया है। कितना बढ़ गया, लगभग 10 गुना भार बढ़ गया है। पहले तो क्या है, इनको अगर वनस्पति प्रॉपर रूप से उपस्थित थी तो क्या है, इनको पर्याप्त मात्रा में अपने आजीविका साधन है वो पर्याप्त रूप से उपलब्ध हो जाते थे। परंतु वर्तमान में स्थिति ऐसी हो गई है, इनको लगभग 10-10, 12-12 किलोमीटर दूर जा कर के अपने खाने का, अपने आर्थिक जीवन को चलाने के लिए, अपने जीवन दिनचर्या को चलाने के लिए उन्हें 10-10, 12 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, जिसके कारण महिलाओं को गंभीर बीमारियों जैसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। दोस्तों इनकी स्थिति बिल्कुल नाजुक स्थिति जैसी बनकर रह गई है। तो हम कहें कि जो ऐसे समुदाय हैं जो जंगलों में रहते हैं, इनमें गरीबी का क्या कारण है, तो इनमें गरीबी का कारण दोस्तों ये है जो पर्यावरण का निम्नीकरण है, अर्थात जो पर्यावरण का ह्रास हो रहा है। इन पर्यावरण के ह्रास के कारण इनमें गरीबी का स्तर बढ़ता जा रहा है। हम देखिए जो भारतीय उपमहाद्वीप है, इस भारतीय उपमहाद्वीप में वन और वन्य जीव, क्या वन और वन्य जीव मानव जीवन के लिए बहुत अत्यधिक मात्रा में उपयोगी है। ये केवल किसके लिए, केवल एक प्राणी के लिए नहीं, इस संपूर्ण प्राणी जगत के लिए क्या है, जो भारतीय उपमहाद्वीप की बात कर रहे हैं उस संपूर्ण प्राणी जगत के लिए क्या है, बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में उपयोगी है। अब दोस्तों हम पढ़ेंगे भारत में जो वन है और वन्य जीव संरक्षण है, इसके लिए हमने कौन कौन से कदम उठाए हैं उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों देखें, भारत में वन और वन्य जीव, भारत में वन एवं वन्य जीव संरक्षण
किसकी बात कर रहे हैं? भारत में जो वन है और वन्य जीव है संरक्षण है उसकी स्थिति कैसी है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों हम देखें भारत में वो वन है वो बहुत तीव्र गति से क्या हो रहे हैं, काटे जा रहे हैं, इनका तीव्र गति से ह्रास हो रहा है। इस कारण हमने क्या किया कि इनके संरक्षण के लिए जो वन्य है और वन्य जीव है इनके संरक्षण के लिए अनेक उपाय किए हैं, ताकि जो पृथ्वी है या फिर हमारे यहाँ संसाधन की जो विविधता है, इन संसाधनों की विविधता में क्या पारिस्थितिकी तंत्र का जो संतुलन है वो स्पष्ट रूप से बना रहे। तो दोस्तों इसके लिए हमने क्या किया है, बहुत प्रकार के उपाय भी किए हैं। दोस्तों हम जो पहले पारंपरिक कृषि पर निर्भर थे, आजकल हमने कौन सी वर्तमान नवीन तकनीकी को अपनाकर जो संसाधनों का ह्रास हो रहा है, वनों का ह्रास हो रहा है, उसको रोकने में हमने कुछ प्रयास किए हैं। और देखें दोस्तों हम 1960 से 70 के दशक के बीच में दौरान हमने पर्यावरण संरक्षण के लिए अनेक प्रकार के कानून बनाए, राष्ट्रीय कानून बनाए, ठीक है। इसके अलावा हमने 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया। कब पारित किया दोस्तों? 1972 में भारतीय वन्य जीव संरक्षण अधिनियम पारित किया, जिसके तहत हमने क्या किया कि हमारे यहाँ जितने भी वन है, जो वनों में निवास करने वाले जीव जंतु है, उनका हम क्या करेंगे, संरक्षण करेंगे और उनको बचाए रखने का काम करेंगे। हमने देखा दोस्तों कि जो केंद्र और राज्य सरकारें हैं उन्होंने समय समय पर अनेक प्रकार के कदम उठाए हैं इन वन्य जीवों और वनस्पति को संरक्षित करने के लिए। तो देखें दोस्तों, बाघ को बचाने के लिए 1973 में बाघ परियोजना हमारे यहाँ जारी की गई। एक सींग के गैंडे को बचाने के लिए, ठीक है, यहाँ संरक्षण परियोजना जारी की गई। इसके अलावा देखिए कश्मीरी अंगुल या कश्मीरी हिरण जिसे कहते हैं, उसको बचाने के लिए कश्मीर की सरकार या केंद्र सरकार द्वारा कदम उठाए गए। इसके अलावा दोस्तों हम देखें कि हमारे यहाँ 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के मगरमच्छ पाए जाते हैं। उन तीनों प्रकार के मगरमच्छों के संरक्षण के लिए सरकारों द्वारा उपाय किए गए। कौन कौन से? एक जल में रहने वाले मगरमच्छ, एक लवणीय पानी में रहने वाले मगरमच्छ, ठीक है, और एक होते हैं घड़ियाल, ठीक है। उनके संरक्षणों के लिए भी सरकारों ने उपाय किए हैं। दोस्तों उड़ीसा में जो कछुआ है, उस कछुओं को बचाने के लिए किसकी स्थापना की गई है? एक वन्य जीव संरक्षण केंद्र की स्थापना की गई है। वैसे ही राजस्थान में इन घड़ियालों और मगरमच्छों को बचाने के लिए चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य उसकी स्थापना की गई और उसके तहत हम क्या कर रहे हैं, इनको संरक्षित करने का काम कर रहे हैं। इनकी प्रजनन स्थिति के रूप में अनेक क्षेत्रों को विकसित करने का काम कर रहे हैं। इसके अलावा दोस्तों देखें, जो गुजरात में एशियाई शेर पाया जाता है उसको, और बहुत सारे ऐसे अन्य प्राणी हैं जो कि बहुत कम मात्रा में रह गए हैं, उनके संरक्षण के लिए सरकारें बहुत अधिक मात्रा में काम कर रही है। जैसे काला हिरण हो गया जो हमारे तालछापर चूरू में पाया जाता है। ऐसे बहुत सारे वन्य जीव हैं जिनके संरक्षण के लिए सरकारें बहुत अधिक मात्रा में प्रयासरत हैं। तो हम बात करेंगे दोस्तों कि हमारे यहाँ 1973 में बाघ परियोजना, जो कि बाघों के संरक्षण के लिए जारी की गई थी। कब? 1973 में दोस्तों, ठीक है। जब हम बात करें 1952 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे यहाँ उस समय लगभग 50,000 के आसपास क्या थे, बाघ थे। लेकिन हम बात करें 2019 की रिपोर्ट के अनुसार भारत में केवल 1827 बाघ सिमट कर रह गए हैं। अर्थात देखो कितना भयंकर ह्रास हो रहा है। लोग इसको अपनी जो जैविक संपदा है उस जैविक संपदा के रूप में स्वीकार न करते हुए इनको बहुत अत्यधिक मात्रा में इनका शिकार कर रहे हैं। तो दोस्तों हमें ये भी देखना होगा कि किस प्रकार से हमने बाघों के संरक्षण के लिए बाघ परियोजना जारी की और बाघों को संरक्षण करने का काम किया है। हालांकि पिछले वर्षों में 2-3 वर्षों में देखें हम तो बाघों की संख्या में बहुत अधिक मात्रा में वृद्धि हमें देखने को मिली है। भारत में वर्तमान में लगभग कुछ 2600 के आसपास बाघों की संख्या हमें दिखाई पड़ती है। इन बाघों को संरक्षण करने के लिए केंद्र सरकार द्वारा अनेक राज्यों में अनेक बाघ परियोजनाएं स्थापित की गई, जिसमें हम देखें कि जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। इसके अलावा देखें हम राजस्थान में, कहाँ दोस्तों, राजस्थान में रणथंभौर एंड सरिस्का बाघ परियोजना की शुरुआत की गई। दोस्तों एक एक दो दो ही नहीं है, और भी परियोजनाएं हैं। एक एक राज्य में कम से 2-2, 3-3 परियोजनाएं या इससे अधिक भी परियोजनाएं हमें देखने को मिलती है। हमारे राजस्थान में वर्तमान में 4 बाघ परियोजनाएं
कार्यरत है। इस प्रकार से और भी राज्यों में, पश्चिम बंगाल में हो गई, पश्चिम बंगाल में कौन सा, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को बाघ परियोजना के रूप में विकसित किया गया। और देखें हम, जो कि मध्य प्रदेश में है, बांधवगढ़ राष्ट्रीय, मध्य प्रदेश में 11 ऐसे वन्यजीव अभयारण्य हैं जिनको बाघ परियोजना के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो दोस्तों क्या है, बाघ परियोजना और वन्यजीव संरक्षण के लिए केंद्र और राज्य सरकारें प्रयासरत हैं। तो इनमें आम नागरिक का भी सहयोग करना आवश्यक है। यदि इनमें विविधता नहीं पाई गई और ये अगर पारिस्थितिकी असंतुलन इनमें उत्पन्न हो गया तो हमारा जो मानव समाज है वो क्या हो जाएगा दोस्तों, महत्वहीन हो जाएगा, अर्थात हमारा कोई भी महत्व नहीं रहेगा। हम बात करें 1980 से जो 86 का दशक है, इसमें छोटे छोटे कीट पतंगों, तितलियों अर्थात छोटे छोटे वन्य जीवों को भी किसमें शामिल किया गया, वन्य जीव संरक्षण श्रेणी में शामिल किया गया। हम बात करें 1991 में पहली बार जो पेड़ पौधे हैं उन 6 पेड़ पौधों को, 6 प्रकार के पेड़ पौधों को भी, कितने प्रकार के, 6 प्रकार के वनस्पति को भी किसमें, वन्य जीव संरक्षण की श्रेणी में शामिल किया गया। तो दोस्तों हमारे यहाँ सरकारों द्वारा नियत काल पर कुछ न कुछ संरक्षण के उपाय किए जा रहे हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों वन्य जीव होते हैं उनका किस प्रकार से वितरण पाया जाता है और उनके प्रकार कौन कौन से हैं। दोस्तों अब हम बात करें वन्य जीवों संसाधनों के वितरण और प्रकार के बारे में। दोस्तों जो वन है, वनों को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित किया गया है। कितने भागों में विभाजित किया गया है? 3 भागों में। एक तो होते हैं दोस्तों आरक्षित वन। क्या होते हैं? आरक्षित वन। इन्हें सबसे सुरक्षित वन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सबसे सुरक्षित वन कहा जाता है। दूसरी बात करें दोस्तों, सबसे ज़्यादा मात्रा, सबसे अधिक मात्रा में उपलब्ध वन। ठीक है, लगभग कितना? संपूर्ण वनों का कितना? 54%। हमारे यहाँ 54% भूभाग पर, कुल भूभाग के 24.96% भूभाग पर वन पाए जाते हैं, जिनमें से लगभग 54% वन ऐसे हैं जो कैसे आरक्षित श्रेणी में आते हैं। दोस्तों ये वन्य जीव होते हैं, उनके लिए सबसे सुरक्षित स्थल माने जाते हैं। अब बात करें दोस्तों रक्षित वनों की, जो कि अब ये क्या है दोस्तों, 1/3 भाग पर मौजूद है। कुल वन है उसका 1/3, कुल वनों का 1/3 भाग पर उपलब्ध है। ठीक है, और इनको कमी से बचाने के लिए इनको संरक्षित किया जा रहा है, अर्थात इनकी कमी ना हो इसलिए इसको क्या किया जा रहा है? संरक्षित किया जा रहा है। और दोस्तों देखिए अवर्गीकृत वन, अवर्गीकृत वन में वे सभी वन आते हैं जो हमारे जो आसपास हमें जो जितने प्रकार के वन दिखाई देते हैं, जो कि निजी कार्य के लिए हम उनका उपयोग करते हैं, या किसी बंजर भूमि पर उगे होते हैं, या फिर किसी निजी धरा पर इनका उद्भव होता है या विकास होता है, तो उन सब वनों को क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहते हैं। क्या कहते हैं? अवर्गीकृत वन कहते हैं। तो दोस्तों यह बात किसके, वनों के वर्गीकरण की, कि वन हमारे यहाँ 3 प्रकार के वन पाए जाते हैं, आरक्षित, रक्षित और अवर्गीकृत वन। सबसे अधिक मात्रा में आरक्षित वन पाए जाते हैं, ठीक है, जिन्हें सबसे सुरक्षित वन कहा जाता है। नेक्स्ट है रक्षित वन, ठीक है, इनकी मात्रा लगभग कुल वन क्षेत्रफल का 1/3 होती है, और इनको बचाने के लिए इन्हें रक्षित वनों की श्रेणी में रखा गया है। अवर्गीकृत वनों की बात करें दोस्तों तो इनकी मात्रा सबसे कम होती है, जो कि हम हमारे आसपास देखते हैं, हमारे घरों के आसपास या फिर किसी बंजर भूमि पर लगे या रोड के आसपास जो आपको वृक्ष दिखाई देते हैं, उन्हें अवर्गीकृत वनों की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों अब हम देखें कि हमारे यहाँ सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं। तो सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य है दोस्तों मध्य प्रदेश MP। कौन सा है? मध्य प्रदेश है दोस्तों। मध्य प्रदेश का जो कुल भूभाग है उसके 75% भूभाग पर क्या है? वन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं दोस्तों? वन पाए जाते हैं। इसके बाद देखें हम वनों को, तो वन जम्मू कश्मीर में, आंध्र प्रदेश में, उत्तराखंड में, केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मिजोरम, ठीक है, नागालैंड, महाराष्ट्र, तो इनमें हम देखें तो वनों का एक बहुत बड़ा अनुपात हमें देखने को मिलता है। लेकिन भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। और प्रतिशत की मात्रा में देखें दोस्तों तो मिजोरम सबसे बड़ा वन क्षेत्र वाला राज्य है। ठीक है दोस्तों, एक बार आप इसको हम बात करेंगे मित्रों समाज और वन संरक्षण के बारे में, अर्थात समाज की क्या भूमिका रही है अब तक इन वनों को बचाने के लिए। तो हम देखें दोस्तों, हम आंदोलन देखते हैं राजस्थान में
जो कि किसको लेकर के था, वनों को बचाने के लिए, जो 1734 ईस्वी में अमृता देवी द्वारा किया गया, जिसमें 363 महिलाएं द्वारा बलिदान किया गया था। तो किसको बचाने के लिए था, वनों के संरक्षण के लिए था। किसके लिए था दोस्तों, वनों के संरक्षण के लिए। इसके अलावा देखें हम जो नर्मदा बचाओ आंदोलन है, उस नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी किसको, वनों के संरक्षण के लिए ही आंदोलन किया गया था। इसके अलावा उत्तराखंड में जो चिपको आंदोलन किया गया, वो भी किसको लेकर के था, वनों के संरक्षण को लेकर ही था। और बात करें दोस्तों, ऐसे बहुत सारे ऐसे आंदोलन हुए हैं, आपने देखा होगा जाम्बो जी जो विश्नोई समुदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं, उनके द्वारा वनों को संरक्षण करने के लिए विश्नोई समुदाय को उपदेश दिया गया। हम बात करें दोस्तों, जो अलवर में जो सरिस्का रिजर्व है, ठीक है, सरिस्का बाघ रिजर्व, सरिस्का बाघ संरक्षण जो केंद्र है, उस सरिस्का बाघ संरक्षण केंद्र में जो 5 गांव हैं, उन 5 गांवों ने मिलकर के 1200 हेक्टेयर जो भूमि है, 1200 हेक्टेयर भूमि में क्या, एक भैरवदेव, नाम क्या, भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी की स्थापना की। जो भैरवदेव डाकऊ सेंचुरी है, इसमें ये जो 1200 हेक्टेयर का जो भूभाग है, इस भूभाग में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का कोई आखेट नहीं कर सकता है। इस प्रकार से लोगों ने सख्ती के साथ यहाँ वन और वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कदम उठाए हैं। तो दोस्तों, समय समय पर अनेक प्रकार के आंदोलन हुए हैं, जिसमें समुदाय और समाज ने भाग लेकर के वनों को संरक्षण के लिए बहुत सारे उपाय किए हैं। दोस्तों, हम देखें राज्य सरकारों द्वारा भी अनेक उपाय किए गए। हम देखें वनस्पतियों को संरक्षण के लिए पहला प्रस्ताव 1988 ईस्वी में उड़ीसा सरकार द्वारा पारित किया गया। तो हम कह सकते हैं राज्य सरकारें और केंद्र सरकारें भी वन संरक्षण और वन्य जीव संरक्षण के लिए क्या है, तत्पर है और जागरूक है। दोस्तों, ये आज का आपका चैप्टर खत्म हो गया है। इसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं, जो कि है, जो तीसरा चैप्टर है वो है जल संसाधन। जब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मैं एक बार से आपसे पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि व्यास एजुकेशन हब के इस मंच को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।